नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को जिन शर्तों के साथ और जिन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के तर्क देने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों के गले के नीचे वो चीज़ें उतर नहीं रही हैं। आप सोशल मीडिया पर जाकर देखें तो लोगों का गुस्सा दिखाई देता है। और ईडी ने जो तर्क दिए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन तर्कों को भी जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं इधर शुरू हो चुकी हैं। जो शर्तें अरविंद केजरीवाल के लिए अदालत ने रखी हैं इन 21 दिनों के लिए, उन पर जरा एक नज़र डालें। पहली शर्त है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को वापस तिहाड़ जेल लौटना होगा। दूसरी शर्त, उन्हें 50,000 रुपये का मुचलका भरना होगा। तीसरी, केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। चौथी, उन्हें अपने इस बयान का पालन करना होगा कि वे किसी भी आधिकारिक फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि मामला उपराज्यपाल से मंजूरी हासिल करने जितना जरूरी ना हो। पांचवा, केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में नहीं जाएंगे। छठा, वे किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे और मामले से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों को नहीं देख पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जरा उन पर भी एक नज़र तो डालना बनता ही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दी है, ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत को उनके खिलाफ जो मामला है उससे जुड़े हुए गुण और दोष पर दी गई सुप्रीम कोर्ट की राय ना माना जाए। दूसरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, लेकिन अब तक वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं। अभी तो गिरफ्तार हुए हैं 21 मार्च को, अब से पहले कहाँ से वो दोषी करार दिए जाते। तीसरी टिप्पणी इनकी ये है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ना ही वे समाज के लिए खतरा है। चौथी टिप्पणी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समग्र और उदार दृष्टिकोण उचित है। और पांचवा, केजरीवाल 1.5 साल तक बाहर थे, उन्हें ईडी द्वारा पहले या बाद में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब ये केस अगस्त 2022 में दर्ज हो गया था और इसकी जांच पड़ताल चल रही थी, तो तब से लेकर के और 21 मार्च तक यानी 1.5 साल तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। और ईडी इस बारे में बता भी चुकी है। और जब हम और आप समझ पा रहे हैं कि ये केस किस तरीके का था और इसमें ईडी के अधिकारियों को, पूरी जांच टीम को कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, कुल मिलाकर के ये बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल और इनके साथ के लोगों ने ही बहुत सारे डिवाइसेस या तो तोड़ दिए, नष्ट कर दिए, या फिर बहुत सारे दस्तावेजों को और दूसरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया है या उन्हें कहीं छिपा दिया है। इसके अलावा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था कि इसमें उन सारे तारों को जोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था जिनसे ये प्रूव किया जा सके, साबित किया जा सके कि साहब इसमें रिश्वत ली गई है। और ये जो नई आबकारी नीति बनाई गई है, इसके पीछे मकसद ही एक्चुअल में रिश्वत लेना था। दूसरे
बहुत सारे लोग जो हैं इस पर भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि अपने हलफनामे में जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि जो अभी साक्षी की है उसकी जानकारी में अभी तक किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है, जो कि हिरासत में है, जेल में है, तो इससे बहुत एक गलत परंपरा जो है वो शुरू हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, जब उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं, तो ऐसे में तो बहुत सारे नेता हैं और उनमें कुछ उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत ग्रांट कर देना, तो ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट खुद सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ा करने जा रहा है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ भी जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग में जांच चल रही है। ईडी ने 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ दिया था, झारखंड के मुख्यमंत्री थे वो। 2 फरवरी को उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। और अरविंद केजरीवाल भी तो सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। इन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसको चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इनकी याचिका खारिज कर दी थी। उसी के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत का हवाला देकर के क्या अब हेमंत सोरेन, क्योंकि चुनाव तो वहाँ भी हो रहा है, झारखंड में भी लोकसभा का चुनाव तो पूरे देश में हो रहा है, तो क्या हेमंत सोरेन अब अदालत से नहीं कहेंगे कि आपने अगर चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है तो मेरा भी हक बनता है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया, जो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अगर न्याय में समानता का ही सिद्धांत काम करता है तो वो भी तर्क दे सकते हैं आकर के कि साहब मुझे भी अंतरिम जमानत दीजिए, मुझे भी चुनाव प्रचार करना है। ठीक है, जमानत देना जो है वो अदालत का विशेषाधिकार है और वो कई मामलों में कई तथ्यों को देखते हुए जमानत का फैसला करती है, अंतरिम जमानत का फैसला करती है। और किन धाराओं में कोई अभियुक्त बंद है और उस पर कितने गंभीर आरोप हैं, ये भी देखना होता है अदालतों को। तो अरविंद केजरीवाल पर जो धाराएं लगाई गई हैं, पीएमएलए एक्ट है, इसमें तो आसानी से वैसे ही किसी को जमानत नहीं मिलती है और इनको तो अभी 21 मार्च को ही गिरफ्तार किया गया था। और क्यों गिरफ्तार किया गया था ये मैं अपने पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ। इनको ईडी ने पहला सम्मन अक्टूबर 2023 के अंतिम सप्ताह में भेजा था, 2 या 3 नवंबर को उपस्थित होने के लिए। ये नहीं गए और केवल पहले समन पर ही नहीं गए, 9 समन तक इन्होंने वहां जाना गवारा नहीं किया और मामले को 16 मार्च तक खींच करके ले आए 2024। अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक ले आए। और क्यों लेकर के आए? क्योंकि इनको पता था कि लोकसभा चुनाव अप्रैल में होने हैं और मार्च में किसी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो एजेंसी इनको चाह करके भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये इनके प्रवक्ता एजेंसी पर केंद्र सरकार का टूल होने या भारतीय जनता पार्टी की शाखा की तरह काम करने के आरोप लगा रहे थे, ऐसा लगता है कि एजेंसी ने इनको इसलिए भी गिरफ्तार किया और उसके पास पुख्ता दस्तावेज थे जो उसने हाई कोर्ट में भी पेश किए,
जो उसने सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किए हैं। तो बहुत सारे तथ्य हैं जिनसे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या इनको जमानत दे करके, अंतरिम जमानत दे करके 21 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा गलत स्टेप उठा लिया है। अब आगे उसकी सिरदर्दी बढ़ने जा रही है, हाई कोर्ट्स की सिरदर्दी बढ़ने जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो तर्क दिए थे ईडी ने अपने हलफनामे में, उसका कहना ये था कि पिछले 5 साल में साहब देश में 123 चुनाव हुए हैं, और यदि चुनाव प्रचार के उद्देश्य से अंतरिम जमानत वैधानिक है तो किसी भी राजनेता को आगे से गिरफ्तारी नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि देश में हर चौथे, 5वें महीने, 6ठे महीने कई राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव तो 5 साल में एक बार हो रहा है, पर किसी ना किसी राज्य में हर चौथे, 5वें, 6ठे महीने कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो चुनाव लड़ना है, लड़वाना है, या चुनाव का प्रचार करना है, तो उनको आप कैसे गिरफ्तार करेंगे? और ईडी ने यह भी तर्क दिया था कि संघीय ढांचे में हर चुनाव महत्वपूर्ण है, किसी को कम या अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता कि भाई ये लोकसभा का चुनाव तो 5 साल में एक बार आता है इसलिए ये महत्वपूर्ण है, और जो विधानसभाओं के चुनाव होते हैं वो भी तो 5 साल में ही आते हैं एक बार, तो वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और एजेंसी ने यह भी तर्क दिया था कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये एक ऐसी मिसाल कायम करेगा जो सभी बेईमान राजनेताओं को अपराध करने और फिर चुनाव की आड़ में जांच से बचने की अनुमति प्रदान कर देगा। और ईडी ने कहा कि एक राजनेता एक सामान्य नागरिक से विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। समन से बचने के लिए केजरीवाल ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का यही तो बहाना बनाया था। और ये सारे बिंदु हैं जिन पर सोशल मीडिया में बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, और लोग अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि साहब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी, और जो इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं उसमें भी, कि साहब तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद हम बड़े फैसले लेंगे। तो लोगों का सुझाव है कि भाई न्यायिक सुधार की तरफ आप सबसे पहले कदम उठाइए, वरना ये चीज़ें जारी रहेंगी और इन पर अंकुश नहीं लग पाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।